नमस्कार, मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है मैकियावेली एज द चाइल्ड, यानी मैकियावेली को अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहते हैं। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर और एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। और एमए में एक पुस्तक और चलती है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कि मैकियावेली को युग का शिशु क्यों कहते हैं, या पुनर्जागरण का शिशु क्यों कहते हैं, या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको शुरू से लेके अंत तक ध्यान से सुने। तो आइए बात करते हैं मैकियावेली को लेकर। दरअसल कोई भी दार्शनिक और विद्वान क्यों न हो, उसे कहा जाता है कि वह अपने युग का शिशु ही होता है, क्योंकि कोई भी विचारक क्यों न हो, उस पर उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं, हालात हैं, घटनाएँ हैं, जो विचारधाराएं उस समय चल रही हैं, उन सब का प्रभाव उस दार्शनिक पर अवश्य ही पड़ता है। लेकिन मैकियावेली को अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती, किसी अन्य विचारक को नहीं दी जाती, क्योंकि मैकियावेली के जो विचार हैं उन पर उस समय की जो समकालीन जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक परिस्थितियाँ थी, उन सब की छाप बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उस पर अपने युग का रंग कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है, इसीलिए उसे युग का शिशु कहा जाता है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि इसलिए कहते हैं क्योंकि मैकियावेली का दौर पुनर्जागरण का दौर था, और उस दौर में मैकियावेली का संपूर्ण लेखन पुनर्जागरण से प्रभावित हुआ है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा दूसरा लेखक हो जिस पर अपने युग की परिस्थितियों का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो। और ये बात भी सही है कि मैकियावेली यदि 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के दौर में नहीं पैदा होता तो उसे राजनीतिक विचारों के इतिहास में वो स्थान नहीं मिलता जो उसे आज मिला है। आज हम मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक भी कहते हैं। यह कहा जाता है मैकियावेली ने आधुनिक युग का प्रारंभ किया पॉलिटिकल साइंस में। तो सारे जो उसको जो श्रेय दिए गए हैं, वो श्रेय उसे नहीं मिलते यदि वो पुनर्जागरण के युग में पैदा नहीं होता। वह न केवल समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ, बल्कि उसने उन परिस्थितियों के दोषों को भी स्पष्ट किया और उनके सुझाव भी उसने अपने राजनीतिक चिंतन में दिए हैं। मैकियावेली की अगर हम पुस्तकों की बात करें तो मैकियावेली की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है द प्रिंस। ये एग्जाम में भी आया है, एक बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि द प्रिंस पुस्तक की रचयिता कौन है, मैकियावेली। तो ये जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। द प्रिंस के अलावा मैकियावेली की कुछ अन्य पुस्तकें भी रही हैं, जैसे द आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेज ऑन द 10 बुक्स ऑफ लेवी। ये सब मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं। और डनिंग ने कहा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। सेबाइन ने लिखा है कि इटली को जितना अधिक मैं जानता था, उतना अधिक शायद ही कोई दूसरा जानता था। जोन्स ने कहा कि मैकियावेली फ्लोरेंस और पुनर्जागरण का शिशु था। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये बनता है कि मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु किसने कहा? जोन्स ने कहा। युग का शिशु किसने कहा? डनिंग ने कहा। और क्यों कहा, इसके पीछे क्या क्या कारण है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रिनेशा, पुनर्जागरण आंदोलन। दरअसल मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ था, और इटली के अंदर भी जो फ्लोरेंस उस समय पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। अब पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? पुनः जागना। दरअसल मध्य युग को अंधकार का युग कहा जाता है, जिसमें हर जगह पोप और चर्च की सत्ता का बोलबाला था। हर चीज की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती थी। पोप इतना भ्रष्ट हो गया था कि पैसे लेकर लोगों को स्वर्ग के सर्टिफिकेट बांटने लगा था। उस समय लोगों का धर्म से मोह भंग होने लगा था, लोग नींद से जागने लगे थे। प्राचीन यूनानी और जो रोमन विचार थे, जो आदर्श थे, उसमें लोगों की रुचि पुनः जगने लगी थी। लोग अब धर्म के आधार पर चीज़ों को नहीं सोचते थे, क्योंकि चर्च के पदाधिकारियों और पोप के आचरण को लोगों को देखकर लोगों का मन धर्म से उचट रहा था। ये वो युग था जिसमें साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था। यूनान और रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। सामंतवाद, जो उस युग की बड़ी समस्या थी, उसका अंत होकर राष्ट्रीय राज्य स्थापित यूरोप में होने लगे थे। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म, नैतिकता, चर्च और बाइबिल के प्रभाव को समाप्त किया जाने लगा था। पोप की निरंकुश धार्मिक सत्ता से लोगों का विश्वास उठने लगा था, और अब लोग बुद्धि, तर्क और विवेक को महत्व देने लगे थे। लोगों का दृष्टिकोण धार्मिक की बजाय अब वैज्ञानिक होता जा रहा था। परलोक के बजाय लोग इसी लोक को महत्व देने लगे थे। और इस युग में व्यापार और छापे खाने की कला का जो विकास हुआ, यातायात के साधनों का जो विकास हुआ, इससे लोगों के अंदर नया जीवन, नई दृष्टि, नई चेतना और स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्य जो है
पैदा हो रहे थे। तो ये युग पुनर्जागरण का युग था और मैकियावली पर भी इसका प्रभाव पड़ा। मैकियावली ने पुनर्जागरण से प्रेरित होकर जो मध्य युग के धार्मिक और नैतिक मान्यताएं थी उनसे मुक्त होकर इतिहास का अध्ययन किया और राजनीति के क्षेत्र में नए सिद्धांतों को जन्म दिया। जोन्स कहते हैं कि मैकियावली की पुस्तकों में उसकी युग की वास्तविक स्थितियों के दर्शन होते हैं। उस समय व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति का सौंदर्य, बुद्धि, तर्क, सांसारिक मर्यादा और आगमनात्मक पद्धति का अनुकरण किया जाने लगा था। राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी थी। परलौकिक उद्देश्यों की बजाय लौकिक उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाने लगा था और इन सब का समर्थन मैकियावली ने अपनी पुस्तकों में, अपने विचारों और कृतियों में किया। इसलिए मैकियावली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है। दूसरा, उस समय शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना यूरोप में हो रही थी। अगर इटली को छोड़ दिया जाए, इटली की तो दुर्दशा हो रखी थी, लेकिन स्पेन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में शक्तिशाली और निरंकुश राजा समाप्त हो रहे थे। जनता राजाओं के नेतृत्व में लामबंद हो रही थी। राष्ट्रीय राज्य स्थापित होने लगे थे। परिषद आंदोलन समाप्त हो गया था और जो ये शक्तिशाली राजा थे उन्होंने सामंतों और उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे। पश्चिमी यूरोप के सभी राज्यों में राजाओं के हाथ में शक्तियां केंद्रित हो गई थी। उस समय इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम, लुई द्वादश और स्पेन में फर्डिनेंड जो था उसने निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे और ये राज्य इन निरंकुश शासकों के नेतृत्व में दिन ब दिन शक्तिशाली हो रहे थे। ये युग सबल राजतंत्र का युग था। उस समय इटली बटा हुआ था। इटली के लिए द प्रिंस पुस्तक में मैकियावली ने एक ऐसे शासक की कल्पना की जो इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण हो, एक शक्तिशाली राजतंत्र इटली में स्थापित कर सके, एक ऐसे प्रिंस का उदय हो जो सारी जनता को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांध सके। और प्रिंस पुस्तक में उसने इसी का विवेचन किया है। तीसरा, उस समय इटली का राजनीतिक विभाजन हो रखा था, उसकी दुर्दशा हो रखी थी। इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। नेपल्स का राज्य, मिलान का गणराज्य, फ्लोरेंस का गणराज्य, और ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे और पोप इन राज्यों को आपस में लड़ाता रहता था। इनके आपसी मतभेद और संघर्षों का फायदा लेता था और पोप कभी फ्रांस को और कभी स्पेन को इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करता था। इटली में गृह युद्ध की स्थितियाँ थी, फूट थी, विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था और इसके कारण इटली बहुत दुर्बल हो गया था और पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनने लगा था। और फ्रांस और स्पेन की आंख तो सदा ही इटली पर लगी रहती थी कि कब मौका मिले और इटली के इन राज्यों को डस लिया जाए। मैकियावली एक सच्चा देशभक्त था, फ्रांस में दूत के रूप में काम कर चुका था। वो चाहता था कि फ्रांस की तरह एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा इटली को एकीकृत करे। इन ये 5 टुकड़ों में बटा हुआ इटली, जिनके शासक आपस में लड़ते रहते हैं, इन सब के ऊपर एक शक्तिशाली निरंकुश राजा हो जो पूरे देश को एक कर सके और देश की विदेशी आक्रमण से रक्षा की जा सके। प्रिंस का जो अंतिम अध्याय है उसमें इटली की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते हुए इसने मेडिची घरानों के लुई कुआनो से कहा कि वह इटली का एकीकरण करे, लेकिन ये इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई। उसके जीवन काल में वो चाहता था कि मूसा की तरह वह विदेशी शासकों की बर्बरता से इटली को मुक्त करे, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई उसके जीवन काल में। ये इच्छा कब पूरी हुई? 19वीं शताब्दी के अंत में गैरीवाल्डी और काउर ने पूरी इटली को एक कर दिया था। मैकियावली की सभी रचनाएं, जो इटली की फूट है, गृह युद्ध है, विदेशी शासकों का हस्तक्षेप की प्रस्तुति है और इटली के एकीकरण की इच्छा है, उससे ओतप्रोत है। न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इटालियन समाज की उस समय दुर्दशा हो रखी थी। जो इटली के जो लोग थे उनमें नीति परायणता का, देशभक्ति का और ईमानदारी का अभाव था। सर्वत्र भ्रष्टाचार था, दलबंदी थी, स्वार्थपरकता थी, लोगों का नैतिक दृष्टि से पतन हो चुका था। खुद पोप जो था वो चारित्रिक रूप से भ्रष्ट हो गया था। साधारण नागरिक भी पैसा लेकर कोई भी गलत काम करने लग जाते थे। तो मैकियावली ने देखा कि मानव जो स्वभाव है वह दुष्टता लिए हुए है, दानवता लिए हुए है, और इस सामाजिक दुर्दशा का उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसको समझ में आ गया कि इस दुष्ट मानव स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का अवलंबन करना पड़ेगा। इसलिए वह शक्ति का पुजारी बन बैठा। उसने कहा राष्ट्रीय सेना बहुत जरूरी है। हालांकि मैकियावली गणतंत्र का समर्थक था, लेकिन इटली जैसे विभाजित समाज के लिए उसने निरंकुश राजा की आवश्यकता महसूस की। उसने कहा राजा का एकमात्र उद्देश्य देश को सबल बनाना और उसे संगठित करना होना चाहिए।
और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजा को उचित अनुचित जो भी साधन अवलंबित करने पड़े उसे करने चाहिए। उसने कहा राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए। देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए अगर उसे छल कपट का भी सहारा लेना पड़े, धूर्तता का भी प्रदर्शन करना पड़े तो उसे करना चाहिए। चूंकि मानव स्वभाव से दुष्ट है तो उस पर शक्ति के आधार पर शासन किया जा सकता है। अतः शासक अपने दंड बल के स्थान पर अपनी शक्ति के द्वारा लोगों पर शासन करे। धर्म और नैतिकता की यदि हम बात करें तो उस समय पोप का विश्व साम्राज्य का जो सपन था 14वीं शताब्दी में टूट चुका था। पोप के जो कुक्रम थे, विलास में जीवन था, चारित्रिक पतन था, इससे लोगों में पोप के प्रति जो आस्था थी, जो विश्वास था, वो समाप्त हो गया था। मैकियावेली ने पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए लिखा भी है कि पोप अलेक्जेंडर षष्ठ ने अपने जीवन में धोखा देने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया। और जब सेवानोरोला जैसे संत ने धर्म सुधार की मांग की, चर्च में सुधार की मांग की और लोगों का आध्यात्मिक रूप से पथ प्रदर्शन करना शुरू किया और लोग जब उसकी शिक्षाओं से प्रभावित करने लगे तो फ्रांस ने आक्रमण कर दिया और फ्लोरेंस पर कब्जा कर लिया। पोप को खुश करने के लिए फ्रांस के राजा ने सेवानोरोला को बंदी बना लिया और उसे जिंदा जला दिया। मैकियावेली पर इस घटना का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि पोप कितना दुष्ट हो गया है, कितने घटिया स्तर तक पहुंच गया है। पोप चूंकि उस समय ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्म गुरु था, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त था, इससे मैकियावेली का मन धर्म और नैतिकता से उचट गया। राजा नैतिक आदर्शों की तिलांजलि दे चुके थे, साधारण नागरिक भी कोई नैतिक आचरण नहीं कर रहे थे। अतः मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में राजा को सलाह दी कि उसे धर्म और नैतिकता की परवाह नहीं करनी चाहिए। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का समर्थन किया। उसने धर्म और नैतिकता का विरोध किया और यूरोप के राष्ट्रीय राज्य धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर जो स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे, तो उसने इटली के लिए भी कल्पना की कि वहाँ धर्म और नैतिकता का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मानव स्वभाव के बारे में मैंने बताया कि उस समय साधारण नागरिक भी भ्रष्ट हो चुके थे। शासकों और पोप के पदाधिकारियों को तो छोड़ दो, आम नागरिक भी पैसे लेकर कुछ भी गलत काम करने को तैयार हो जाता था। मानव स्वभाव की धारणा ने मैकियावेली को बड़ा प्रभावित कहा। उसने कहा कि मनुष्य में न तो ईश्वरीय गुण है, न नैतिक प्राणी है, बल्कि वो एक जानवर है और जानवर जैसी खुखार और चालाक प्रवृत्ति ही उसमें पाई जाती है। इसीलिए डनिंग ने उसे अपने युग की शिशु की संज्ञा दी है। मैकियावेली ने अपनी समकालीन परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार कुछ सिद्धांत पहले ही तय कर ली और आलोचक कहते हैं कि उसे पुष्ट करने के लिए उसने इतिहास से उदाहरण दिए। अब आपका जो असाइनमेंट है, आपको जो करना है वो ये है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अच्छे से तैयार करना है। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका उचित समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। इस हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि स्टूडेंट्स को इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।